Hello students, how are you? In our previous classes we started to discuss about the VBT, valence bond theory, and unfortunately there was some gaps between the continuity of the classes, so I am starting again about the VBT, that is valence bond theory. Firstly, who gave the VBT? It was given by three scientists हैं जिनके नाम आते हैं. It is proposed by the Hitler, लंदन एंड पॉलिंग. मेनली तो ये हिटलर और लंदन की है. मेनली इट इज रिलेटेड विथ हिटलर एंड लंदन. उसके बाद में जो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस थ्योरी को, क्योंकि वीबीटी जो पर्टिकुलरली दी गई थी ये दी गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, फिर बाद में इसको उन सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर बाद में इसको कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए अप्लाई किया था पॉलिंग ने. तो अगर उनका भी इंक्लूड करें तो दैट इज पॉलिंग. तो ये थ्री साइंटिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था. अगर इसके मेन पॉइंट्स की अपन बात करें फास्ट स्पीड से, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं अपन मेन पॉइंट्स को, ताकि अपन बाद में एग्जांपल्स पे चलें. फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सेंट्रल मेटल. जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो आयन है वो प्रोवाइड करता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स. जो सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल या जो आयन है, इट प्रोवाइड एम्प्टी ऑर्बिटल्स. एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है जिसके साथ जुड़कर लिगेंड जो है, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड जो है वो इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम. गॉट इट? हियर द नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ द एम्प्टी ऑर्बिटल, कितने एम्प्टी ऑर्बिटल वो देगा, वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स का नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के नंबर के इक्वल होगा. राइट? और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को अपन चाहे तो थोड़ा सा वर्ड चेंज करके ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या अपन बोल सकते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन, उसके इक्वल होगा. गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? सेकेंड पॉइंट जो कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने कहा द वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये जो वैकेंट के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जो एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है मेटल के, दे हाइब्रिडाइज्ड, वो किस में जाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं. वी कैन से दैट दे हाइब्रिडाइज होते हैं एंड गिव ए सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्या देते हैं ये? सेट ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. ये सीधा पर लिख देते हैं सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का सेट देते हैं, यानी कि वो ऑर्बिटल जिनकी शेप एनर्जी एक जैसी हो जाए. हो सकता है यहाँ अलग अलग हो, जैसे अपन इसमें आगे कंसिडर किए थे अपन ने एग्जांपल SP. तो S की शेप अलग है, P की शेप अलग है, एनर्जी अलग अलग है. जब वो हाइब्रिड होते हैं और SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वो सभी इक्विवेलेंट हो जाते हैं. ओके? तो SP सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ equivalent, or we can say that definite geometry. Definite geometry के ये होंगे. Got it? सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया. थर्ड पॉइंट की अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा, इस पॉइंट में आता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स है मेटल की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, दे ओवरलैप विथ लिगेंड, लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग यहां पर होती है और ओवरलैपिंग का रिजल्ट यहां पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहां पर बनते हैं। क्या बनेंगे इनके बीच में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहां पर बनते हैं। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन ये दो टाइप का यहां पर होता है, दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर रहता है, जिसमें एक जो है जिसमें n-1 डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उससे लेस, उससे वन डाउन वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें, कोई ऑर्बिटल है जिसके अंदर मान लीजिए जैसे 4s2 3d6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब 4s है तो इसके पास 4d भी होगा, क्योंकि 4 शेल आने के साथ उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, और 3d भी खाली पड़ा है, क्योंकि 3d d के अंदर कितने आते हैं, देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी खाली पड़ा है। अगर वो इसका यूज करे तो ये एक तरीके से n-1 ही तो हुआ, ये तो हो गए nd, ये कौन से हुए, n-d। तो जब इनका यूज करता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी ये अगर उसके पास अवेलेबल ना हो इम्पेटी, तो उस कंडीशन में वो किसका यूज कर सकता है, nd का, यानी कि जो सबसे बाहर इम्पेटी पड़े हैं उनका यूज वो कर सकता है। अगर n-1 का यूज किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं डीएसपी टाइप, डीएसपी टाइप हाइब्रिडाइजेशन, जैसे DsP2, DsP3, D2sp3, उस टाइप का। और अगर ND का यूज करता है तो वो कहलाता है sp-d टाइप हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाएगा उसे, sp-d टाइप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। गॉट इट, क्लियर। इनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दीज आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है इसलिए क्या बोला जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जबकि इनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, आउटर वाला यूज हो रहा है तो इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोले जाएगा इन्हें, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। गॉट इट। इन्हें एक वर्ड और नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि पेयरिंग होती है इनमें, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि इनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दीज आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा इनको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अपन बोलते हैं। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताया, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उस ज्योमेट्री का कंसिडरेशन उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उनसे बनने वाली जो ज्योमेट्री है उसके बारे में इन्होंने इंडिकेशन किया। तो जैसे अगर अपन बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या सिंपल अपन बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। इट मे बी 4, इट मे बी 5, इट मे बी 6। नॉर्मली कितने होते हैं, 5, 4, 5, 6। अब 4 जो है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हाइब्रिडाइजेशन की बनती है। कौन सी बनेंगी, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। विच वन, एक तो पॉसिबिलिटी बनती है sp3 कि डी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, यानी कि उसका s और 3p। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है dsp2 की, यानी कि 1d 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। अगर उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल।
स्ट्रक्चर कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। किस कंडीशन में? अगर sp3 टेट्राहेड्रल आप जानते होंगे, दिस वन, टेट्राहेड्रल शेप यहां पर बनती है। और अगर sp2 है तो यहां पर बनता है स्क्वायर प्लेनर, सॉरी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होती है। उस कंडीशन में अगर sp2 स्क्वायर प्लेनर का मतलब दिस वन, सेंट्रल मेटल एटम यहां पर है और ये जो प्लेन है उसके 4 कॉर्नर्स पर लिगेंड्स अटैच है। यहाँ पर कंसिडर करें तो थोड़ा डायग्राम को अगर और डिफाइन करें तो दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, ओके, और 4 जो लिगेंड्स हैं दैट आर एट दीज कॉर्नर्स, that are at these 4 corners, got it? 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो उसमें या तो बनेगा sp3d, sp3 के कारण 1s 3p 1d, तो 5 हो गया ना, 1s 3p और 1, या फिर होगा dsp3, sp3d या dsp3, चाहे कोई भी हो, इसमें शेप एक ही रहती है, दैट इज ट्राइगोनल, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी यहाँ पर? ट्राइगोनल, सॉरी, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, गॉट इट? क्लियर? कंसीडर करें तो इस तरह से जो सेंट्रल मेटल एटम है इट इज एट दिस प्लेस एंड जो लिगेंड्स हैं दैट आर एट दीज प्लेसेस। इनको अगर ज्वाइन किया जाए दैट इज ट्राइगोन टू पिरामिडल, 2 पिरामिड्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके, तो ये शेप यहाँ पर बनती है। अगर 6 है तो 6 होने पर या तो होगा d2sp3, एक डी ऑर्बिटल और ऐड हो गया, या बनेगा sp3d, गॉट इट? और दोनों ही कंडीशन में जो शेप आएगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। क्या शेप बनेगी? दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मीन्स जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज दिस, और लिगेंड्स जो हैं 4 तो इस प्लेन के कॉर्नर पर, और 2 लिगेंड्स जो हैं दैट आर, वन इज अबोव एंड वन इज बिलो दिस प्लेन, तो इनको अपन अटैच करते हैं तो दैट वन। तो 8 बनते हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लाइक दिस, 1 2 3 4, सेंट्रल मेटल यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसको अगर आप काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4, 4 हेड्रॉन यहाँ पर, 4 फेसेस यहाँ पर है और 4 ही नीचे, तो टोटल कितनी होगी? 8। तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर ये शेप बनती है, गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ बीबीटी। ये है बीबीटी के मेन 6 पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जिसको अपने को माइंड में रखना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स किन्हें बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की अपन बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वो हैं जिनमें पेयरिंग होती है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का मतलब क्या हो गया? जिनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जहां पर होती है, और n-1 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। कौन से? n-1 d ऑर्बिटल्स, यानी कि इनर, क्या बोल सकते हैं अपन?
इनर ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, या कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो कौन सा बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या जिसके लिए अपन ने दूसरा वर्ड काम में लिया था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या वर्ड काम में लेंगे अपन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो तो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। क्या बोला जाएगा इनके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और अगर अपन बात करें वीक लिगेंड्स, इनर और कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ये कौन से बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर भी जैसे अपनी जो अपन ने डिस्कस किया उसमें जैसे DsP2 या D2sp3, राइट। तो इस टाइप के यहाँ पर ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं, क्लियर। या DsP3 भी अपन ले सकते हैं। तो ये कुछ है एग्जांपल्स इसमें। वीक लिगेंड्स जो है वो है जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती। इन द केस ऑफ वीक लिगेंड्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती। एंड दैट केस एंड डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एंड डी ऑर्बिटल्स, यानी कि आउटर मोस्ट के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये कहलाएंगे दीज आर, ये तो थे इनर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनके लिए वर्ड काम मिले था अपन ने लो स्पिन, दीज आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस एग्जांपल के तौर पर बात करें तो दैट इज sp3d2। एग्जांपल क्या आ गया, sp3d2, या जैसे इसमें अपन ने लिया था तो sp3d। ये जो है दीज आर कॉल्ड वीक लिगेंड्स, गॉट इट। अब एक टेबल है जिसको अपने को कंसीडर करना है, कुछ नहीं करना अपने को, स्ट्रॉन्ग पूरी जो आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें से आपको केवल स्ट्रॉन्ग वाले आपके दिमाग में होने चाहिए, ऑटोमेटिकली बचे हुए सारे कैसे हो जाएंगे, वीक, ओके। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की अपन एग्जांपल्स की बात करें तो दैट आर जो कार्बोनिल, CO कार्बोनिल ग्रुप्स, या ईन, साइनाइड, ईन, साइनाइड एंड अमोनिया। ये 4 आपके माइंड में होने चाहिए। ये 4 क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। उसके अलावा जो भी बच गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें वाटर या हेलोजन्स, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो सब, या फिर और एग्जांपल लें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या जो ऑक्सिलेट जो ग्रुप है वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वीक लिगेंड। वो किस कैटेगरी में आते हैं, सारे वीक लिगेंड्स की कैटेगरी के अंदर उनको कंसीडर किया जाता है, गॉट इट, अंडरस्टैंड। अब अगर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना है बीबीटी की, क्योंकि बीबीटी के बेसिस पर अपने को कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने को फाइंड आउट करने होते हैं, और वो क्वेश्चंस के आंसर हैं कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। सेकंड आएगा कलर से रिलेटेड। एक तो आता है इसके बारे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, या अपन यूजेस, पर्टिकुलर अगर अपन टॉपिक बोले तो अपन बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बीबीटी। तो बीबीटी का जो यूज किया जाता है, यूजेस ऑफ बीबीटी की अपन बात करें तो इसका यूज किया जाता है यूज टू एक्सप्लेन जियोमेट्री, जो मॉलिक्यूल है उसकी जियोमेट्री को, यानी कि शेप वगैरह जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। और सेकंड जो किया जाता है वो किया जाता है कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बीबीटी का यूज किया जाता है, ओके। अगर जो सेंट्रल मेटल है इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो सकते हैं या अनपेयर्ड हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं अनपेयर्ड,
अनपेयर्ड हो सकता है या क्या हो सकते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। पेयर जो दो इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ते हैं अपन दोनों की स्पिन अपोजिट होती है हमेशा एक ऑर्बिटल में, अगर एक ही है तो वो की सिचुएशन अनपेयर्ड, और अगर हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट इज पेयर्ड। तो अगर अनपेयर्ड कंडीशंस हो तो वो मटेरियल जो कंपाउंड है वो होगा पैरामैग्नेटिक। किस नेचर का होगा वो, दैट इज पैरामैग्नेटिक। और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज डायामैग्नेटिक। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। अगर मटेरियल जो कंपाउंड है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है, तो वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो दैट इज कॉल्ड डाईमैग्नेटिक। क्या बोला जाएगा उसे, डाईमैग्नेटिक। गॉट इट। नाउ लिमिटेशंस या लिमिट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी की क्या कमियां हैं, बहुत अच्छा है, ज्योमेट्री वगैरह बताता है, पेयर्ड कंडीशंस को बताता है, लेकिन उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला, ये केवल और जो है क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करता है, क्वांटिटेटिव का आंसर नहीं देता। क्वालिटेटिव बता देगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, लेकिन अगर अपन मैग्नेटिज्म का पैरामीटर पे चले कि भाई क्या है क्या नहीं है कितना है, तो उसके ऊपर ये साइलेंट हो जाता है। राइट। तो पहला जो लिमिटेशन है वो क्या है, इट एक्सप्लेन ओनली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज है उनका एक्सप्लेनेशन ये देता है। सेकंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, उन सभी को ये एक्सप्लेन नहीं करती। सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन की अपन बात करें, डज नॉट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। केवल इतना इंडिकेट करती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कलर्ड होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर कलर क्यों है, या बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं लेकिन फिर भी वो कलर्ड शो नहीं करते, या बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिर भी वो कलर शो कर रहे हैं, तो उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं करता। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो आता है, कलर या जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसके अलावा इट डू नॉट गिव द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। सो दैट इज वीबीटी। ये थे वीबीटी के कुछ मेन पॉइंट्स। वीबीटी की बेसिस पर मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उनकी ज्योमेट्री वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, होप यू लाइक इट।